नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। यह समय है प्रश्नकाल का। आज प्रश्नकाल में बात होगी देश के सबसे बड़े मुजरिम माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की, जो पिछले 21 साल से भारत की गिरफ्त से बाहर है। 1993 के मुंबई धमाकों समेत आतंक और सट्टेबाजी के कई मामलों में भारत को इसकी तलाश है। मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस दौरान दाऊद को लेकर सरकार ने अपनी रणनीति के बारे में कुछ नहीं कहा है। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो दाऊद को भारत लेकर आएंगे। मोदी के वादों और दावों पर उम्मीद लगाए बैठे देश के 125 करोड़ लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब पकड़कर लाओगे दाऊद को। और आज प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है हमारा सवाल भी। क्या भारत कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ सकेगा? आप अपने जवाब मैसेज के जरिए हमें भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें PKPY, और अगर आपका जवाब ना है तो टाइप करें PKPN और हमें 51818 पर अपना जवाब भेजें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम, जिसकी 2 दशकों से है भारत को तलाश, हाल ही में 2 अलग अलग जगहों पर आया नजर। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है। एक बार फिर यह साबित हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए है। यही नहीं, इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी तैनात हैं। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े 2 नए वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल को सौंपे हैं। इसमें से एक वीडियो में दाऊद कराची में ISI के कुछ सरगनाओं से बातचीत करता दिख रहा है, जबकि दूसरे में वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास दिख रहा है। इन दोनों वीडियो में दाऊद की पहचान कर ली गई है। खुफिया विभाग अब उन ISI अधिकारियों की पहचान करने में जुटा है जो वीडियो में दाऊद के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो से एक बार फिर ये साफ होता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। हालांकि भारत ने इस बात का प्रमाण पहले भी कई बार दिया है, लेकिन पाकिस्तान इससे हमेशा इनकार करता आया है। अब इन वीडियो और रिपोर्ट को भारत दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इससे पहले खबरें आई थी कि कथित तौर पर कराची में रहने वाला दाऊद खुद को महफूज करने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास किसी अनजान जगह पर छिप गया है। यह भी कहा गया था कि तालिबान के कब्जे वाले इस इलाके में दाऊद की हिफाजत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि दाऊद ISI के सुरक्षा घेरे में ही रह रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी दाऊद की गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखे हुए है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुफिया एजेंसियों को इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दूसरी जांच एजेंसियों को भी सहयोग के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मदद से दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की योजना पर काम कर रही है और जल्द ही इस पर कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से पकड़कर जरूर लाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार दाऊद को पकड़ने के लिए ठीक उसी तरह की योजना पर काम कर रही है जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे बैठे अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए बनाई थी। शुक्रवार को गृह मंत्रालय के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह सवाल पूछा गया कि उनकी सरकार दाऊद को भारत लाने के लिए क्या कर रही है, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। दाऊद इब्राहिम को कब आप लोग भारत लाएंगे? क्या 100 दिनों के भीतर सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किया गया इस बारे में? बस मित्रों, इतना ही कहना चाहूंगा उस संबंध में कि प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। अक्लेमंद इशारा काफी। जाहिर है सरकार अभी अपनी योजना के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं,
लेकिन वो दाऊद को पकड़कर भारत लाने की तैयारी में जरूर है। दाऊद पर 1993 में मुंबई के बम धमाकों समेत आतंकवाद फैलाने के अलावा जाली नोट और सट्टेबाजी का कारोबार चलाने जैसे सैकड़ों आरोप हैं। भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने में वो आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों की मदद लेता रहता है। लेकिन 21 साल के लंबे अंतराल के बाद भी भारत सरकार दाऊद को पकड़ने में नाकाम रही है। ऐसे में ये सवाल लगातार उठते हैं कि आखिर कब दाऊद के काले कारनामों पर लगाम लगेगी और कब देश का सबसे बड़ा मुजरिम कटघरे में खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आतंक की डी कंपनी चलाने वाला दाऊद इब्राहिम भारत के लिए बीते 2 दशकों से नासूर बना हुआ है। 1993 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला दाऊद धमाके से पहले जब भारत छोड़कर गया था तब वो 37 साल का था। अभी दाऊद 58 साल का है। यानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पिछले 21 साल से भारत को इसकी तलाश है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल है। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में भी इसका नाम है। अमेरिका के मुताबिक दाऊद के अलकायदा से रिश्ते हैं। इंटरपोल इंडिया के मुताबिक दाऊद ISI की मदद से कराची के क्लिफ्टन इलाके में रह रहा है। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। 2011 में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों की सूची में दाऊद तीसरे नंबर पर था। पिछले साल IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले की चार्जशीट में भी दाऊद का नाम शामिल किया गया। दुनिया भर में घूमने वाले दाऊद ने भारत, यमन, पाकिस्तान, UAE के अवैध पासपोर्ट बनवाए हैं। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में दाऊद को दोषी करार दिया गया है। मुंबई बम धमाकों से पहले ही दाऊद भारत छोड़कर चला गया था और तभी से भारत उसकी तलाश में है। आपको बता दें कि दाऊद का जन्म 27 दिसंबर 1955 को मुंबई में हुआ था। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहते हुए दाऊद ने गैंग वॉर की शुरुआत की थी। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में काफी फैल गया था। दाऊद की फिल्म जगत से लेकर सट्टा और शेयर बाजार तक बड़ी पहुंच बन गई थी। यहां आपको बता दें कि प्रश्नकाल में आज के सवाल पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन रात 8:30 बजे हमारे साथ होंगे IB के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर अशोक कार्णिक, बीजेपी नेता जयनारायण व्यास, कांग्रेस नेता मीम अफजल, वेस्टर्न कमांड के चीफ रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हून और डॉन न्यूज के पत्रकार इफ्तिकार शिराजी। इन सभी से बात होगी रात 8:30 बजे। और पाकिस्तान में छिपा बैठा दाऊद लगातार खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। उसकी हर एक चाल और गतिविधि पर खुफिया अधिकारियों की नजर है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर मौजूद दाऊद के परिजनों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को लगता है इसके जरिए दाऊद तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। दाऊद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह उसका कैमरे में कैद तस्वीरों में 2 अलग-अलग जगहों पर नजर आना। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सारी दुनिया से छिपते फिर रहे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी हाथ लगी है। इससे पहले भी कई बार दाऊद के बदलते ठिकानों के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी थी कि पिछले दिनों दाऊद को ईद वाले दिन देखा गया। यही नहीं, इससे जुड़ी फोटो भी खुफिया एजेंसी को हाथ लगी। बताया गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर क्वालात गलूजई कस्बे की मस्जिद में ईद की नमाज के लिए गया था। यह नमाज पढ़ते वक्त उसे देखा गया। उसके हुलिये के बारे में खुफिया एजेंसी को पता लगा कि दाऊद ने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई थी और वो पहले से ज्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। नमाज अदा करने के बाद दाऊद कबीलाई इलाके पतिरिका की तरफ चला गया था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने ईद के मौके पर ली गई दाऊद की तस्वीरें गृह मंत्रालय को भेज दी है। इनमें से एक तस्वीर करीब से ली गई है जबकि दूसरा फोटो दूर से लिया गया है। दाऊद पर नजर रखने के साथ ही उसके बातचीत की भी निगरानी की जा रही है। इसके लिए दाऊद का फोन भी लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। मई में जब भारत में सत्ता परिवर्तन होने को था, उसी दौरान दाऊद का ठिकाना बदलने की खबर आई। बताया गया कि दाऊद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के डर से किसी अनजान जगह पर रहने लगा है। दरअसल अपने चुनाव अभियान के दौरान मोदी ने कहा था कि वो दाऊद को भारत लेकर आएंगे। अमेरिका की तर्ज पर किसी कमांडो कार्रवाई की आशंका से दाऊद इस कदर डर गया कि उसने कराची से अपना ठिकाना बदलने का फैसला कर लिया। जानकारी मिली कि वो पाक अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में चला गया, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी। यह जग जाहिर है कि दाऊद लंबे अरसे से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इंटरपोल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में बने एक शानदार बंगले में रहता है। उसके बंगले के पास ही
जर्मनी और सऊदी अरब के दूतावास है। इससे थोड़ी दूरी पर कराची पुलिस की चौकी है। ये सब जानकारी होने के बावजूद दाऊद भारत की पकड़ से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान दाऊद के अपने मुल्क में न होने का दावा करता रहता है। लेकिन मोदी सरकार बनने के साथ ही ये उम्मीद की जाने लगी कि दाऊद जल्द भारत में लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन के सबसे करीबी छोटा शकील ने हाल में कहा था, दाऊद कोई हलवा नहीं है कि उसको कोई भी उठा के ले जाए। पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे जो दावा ठोके, लेकिन हकीकत तो यही है कि मौत का ये सौदागर कराची की आलीशान कोठी में बैठकर दावतें उड़ा रहा है और यहीं से आतंक का राज पूरी दुनिया में फैला रहा है। यही नहीं, पिछले दिनों ये भी पता चला कि दाऊद का परिवार अब घर से संदेश भेजने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे शख्स की मुंबई ही नहीं पूरे देश को 1993 से तलाश है। उसके परिवार ने उसे शादी की 25वीं सालगिरह पर सोशल मीडिया के जरिए बधाइयां पहुंचाई। बेटी ने दाऊद को भेजे संदेश में लिखा, 25वीं सालगिरह मुबारक हो। लेकिन अगले संदेश ने दाऊद के काले चिट्ठे और पाकिस्तान सरकार के झूठ की पोल खोल कर रख दी। दाऊद का ठिकाना एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। मुझे कराची में रह रहे मम्मी पापा जुनैद, रींज, मोइन और माजिया, इन सब की बहुत याद आती है। माहरुख। बेटी कराची में रहने वाले माँ बाप और भाई मोइन को याद कर रही थी। उनके बिना उसका मन नहीं लगता। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अकेले दाऊद की बेटियां, बेटे ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाली उसकी बहन के बच्चे भी इस फ्रेंड लिस्ट में हैं। पिछले लंबे समय से दाऊद के परिवार में जो कुछ चल रहा है उस पर खुफिया एजेंसियों की पूरी नजर है, और उन संदेशों पर भी जो आपस में एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। लेकिन मई के बाद अचानक परिवार में आपस में बातचीत बंद हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये दाऊद की चाल है या परिवार का आपस में जुड़े रहने का तरीका, वो भी उस दौर में जहां भारत को दाऊद की तलाश है और दुनिया को पता है कि उसका ठिकाना पाकिस्तान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आतंक की डी कंपनी चलाने वाला दाऊद इब्राहिम भारत के लिए बीते 2 दशकों से नासूर बना हुआ है। 1993 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला दाऊद धमाके से पहले जब भारत छोड़कर गया था तब वो 37 साल का था। अभी 58 साल का है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। पिछले 21 साल से भारत को इसकी तलाश है। दाऊद इब्राहिम कास्कर भारत का दुश्मन नंबर 1, दक्षिण और मध्य एशिया में ड्रग्स और हथियारों का सबसे बड़ा तस्कर और 5000 से ज्यादा गुर्गों वाली डी कंपनी का मालिक। दाऊद की तलाश पूरी दुनिया को है, लेकिन सालों हो गए वो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। दाऊद का जिक्र आने पर अभी भी उसकी यही पुरानी तस्वीरें ही जहन में आती हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब दाऊद का मुंबई से गहरा नाता था। कहा जाता है कि कभी मुंबई शहर को दाऊद जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे इंसान की पहचान बदलती है वैसे ही दाऊद की भी बदली। शुरुआत में दाऊद मुंबई में एक गैंग के लिए छोटा मोटा काम करता था। उसके बाद वो दुबई भाग गया। दुबई पहुंचने के बाद दाऊद ने अपने पैर पसारने शुरू किए। धीरे धीरे दाऊद के काले धंधे फलने फूलने लगे। एक ऐसा वक्त भी आया जब दाऊद ने बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के लिए पैसा देना शुरू किया और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री को अपने जेब में रखने की तैयारी कर ली। दुबई जाकर भी दाऊद का रिश्ता मुंबई से जस का तस बना रहा, लेकिन 12 मार्च 1993 को सब कुछ बदल गया। मुंबई में हुए धमाकों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। इन विस्फोटों में 257 लोगों की जान चली गई। इन धमाकों के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दोषी करार दिया गया। तब से दाऊद को भारत लाने और सजा देने की मांग उठती रही है, लेकिन उसके सही ठिकाने पर कभी पुख्ता मोहर नहीं लग पाई। भारत और पाकिस्तान के अलावा दाऊद का कारोबार संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में दाऊद के कई शॉपिंग मॉल भी हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद और उसके रिश्तेदारों के पास मुंबई में ही करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है। इनमें मुंबई के कोलाबा, क्रॉफर्ड मार्केट, भिंडी बाजार, बांद्रा, ओशिवारा और वर्सोवा में फैली हुई कई इमारतें भी हैं। इनमें से ज्यादातर बेनामी है। दाऊद की डी कंपनी का काला कारोबार ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में भी फैला हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक दाऊद इन देशों में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का कारोबार चला रहा है।
ऐसे भी सबूत सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि दाऊद की कंपनी आतंकियों की भी मदद कर रही है। 2003 में दाऊद को अमेरिका ने दुनिया के तमाम बड़े आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया और उसके सभी ऑपरेशन को खत्म करने का फरमान जारी किया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद भारत में लश्कर तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा भी मुहैया कराता है। भारत का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में शरण लिए हुए है और उसे वहां राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण हासिल है। हालांकि पाकिस्तान अपने वतन में दाऊद की मौजूदगी से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जिनसे इस बात की तस्दीक होती रही है कि दाऊद पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्रेक के बाद प्रश्नकाल में आपका फिर से स्वागत है। आज प्रश्नकाल में बात हो रही है देश के सबसे बड़े मुजरिम माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की, जो पिछले 21 साल से भारत की पकड़ से बाहर है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वह दाऊद को भारत लेकर आएंगे। मोदी के वादों और दावों पर उम्मीद लगाए बैठे देश के 125 करोड़ लोग अब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब पकड़कर लाओगे दाऊद को। और आज प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है हमारा सवाल भी। सवाल यह है कि क्या भारत कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ सकेगा? आप अपने जवाब SMS के जरिए हमें भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें PKPY, और अगर आपका जवाब ना है तो टाइप करें PKPN और हमें 51818 पर अपने जवाब भेजें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुंबई से IB के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर अशोक कार्णिक हमारे साथ हैं। उसके अलावा जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनमें अहमदाबाद से BJP नेता जयनारायण व्यास हैं, दिल्ली से कांग्रेस नेता मीम अफजल ये हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से वेस्टर्न कमांड के चीफ रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हून हमारे साथ हैं, और स्काइप के जरिए इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं डॉन न्यूज के पत्रकार इफ्तिकार शिराजी। जनरल हून, सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा, वो सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि दाऊद को भारत वापस लाया जा सकेगा? क्योंकि मोदी सरकार ने चुनावों से पहले इस तरह की बात की थी और अब जाहिर बात है 125 करोड़ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि क्या यह मुमकिन हो पाएगा? जनरल हून, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो। हाँ, मैं ओके जी, मैं बताता हूं जी। जो हमारे प्रधानमंत्री अपने मोदी जी ने वचन लिया है जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये होगा। ये पता नहीं क्यों शक पड़ रहा है सबके पास। दाऊद छुपा हुआ है, वो कहां है? वो ISI के साथ है। ISI उसको छुपा रही है और कितनी देर वो छुपेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमने करना है हम इधर आपको टीवी के ऊपर नहीं बताएंगे। हमें पता है वो कहां है, कहां मूव करता है। आजकल बहुत चीजें हैं सबके पास, तो ये कहना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तक क्या नहीं हुआ। 100 दिन हुआ है, देख लो, 101 दिन हो जाए, 102 दिन हो जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान को भी ये एक संदेश भेजना चाहता हूं कि इस तरीके के एक इतना कातिल है जो कि इधर आके उसने सारा कुछ किया है, उसको छुपाने के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई होता जहां तो हम उसको मौत के घाट पे उतार देते। आपको मालूम है कि कैसे हमारा है, हमारा एक लीगल सिस्टम है और वो चलता है। पाकिस्तान में बहुत अफसोस है कि बेशक नवाज शरीफ हो उसकी आवाज नहीं है, इमरान खान हो उसकी आवाज नहीं है, और एक और आ गया उधर अपना सईद, वो क्या कर रहा है, मतलब सब अपने आप में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो शर्तें हमने दी हैं कि इसको पकड़ के हम लाएंगे वो हम कर रहे हैं, और हम आपके साथ नहीं बता सकते। अगर हमने कहीं अटैक करना है या कुछ कर रहे हैं तो क्या हम आपको बताएं पहले कि कहां हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, आप थोड़ा और पेशेंस देखो
थोड़ा और और कर पेशेंस देंगे रखें। और बिल्कुल। इससे ज्यादा अशोक भी कार्निक कर साहब, देंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अशोक कार्निक साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आपसे जानना चाहूंगा, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह के वीडियो सामने आए, एक तरह से प्रमाण के तौर पर भारत उसको इस्तेमाल करेगा, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जब से आई है तो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम डर गया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो ठिकाने जो है बदल रहा है अपने, हालांकि वो पहले भी इस तरह से करता आया है? नहीं, वो हो सकता है कि वो बदलता रहेगा, जहां जहां हम उसको ट्रेस करेंगे वहां से दूसरी जगह उसको भेजा जाएगा, वो जरूर है। अब जनरल साहब जो कह रहे हैं उसमें एक विश्वास रखने की बात है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ तय किया होगा, तो कुछ करने का अगर उनका इरादा है तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी प्रॉब्लम्स है जरूर, उसका हम विचार करें। अगर कुछ कॉवर्ट एक्शन करने जा रहे हैं तो करने दीजिए, वो तो हमारा भरोसा रहेगा कि वो कर सकते हैं जरूरत हो तो। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ढूंढ के बिल्कुल, मारा। यही अशोक कार्निक साहब मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से अमेरिका ने किया था कि ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था, उसको लोकेट किया, उसकी जगह का पता लगाया, क्या कुछ उसी तरह से भारत जो है, जिस तरह से एनएसए के साथ बातचीत चल रही है, उसके साथ मिलकर कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी क्या भारत भी अपना सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। ये बात ये कि दूसरा तरीका करना पड़ेगा। ये तरीका अमेरिका जैसा तरीका उसमें यह है कि उन्होंने पाकिस्तान सॉवरेनिटी को ब्रीच किया था, उनके प्लेन्स पाकिस्तान में जाके ओसामा को लिफ्ट करके चले गए थे, मार के चले गए थे। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो वॉर बिटवीन टू कंट्रीज होती है। तो हमको दूसरे तरीके जो थुपे कवर्ट एक्शन अगर हमारे पास ताकत है, हमारे पास तैयारी है तो करने पड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट एक्शन तो लेना मुश्किल है हमारे लिए। उसकी बात यह है कि उसके अलावा वो तो जो करते रहेंगे उसके बारे में बात कोई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी बात नहीं करेगी, कोई नहीं कहेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए बाहर के लोगों ने। मैं इसके बारे में एक विचार कर रहा हूं कि दाऊद जहां जहां जाता है, उसकी जहां जहां संपत्ति है, उसके ऊपर हमने कब्जा करना चाहिए। उनका बम्बे में आप कह रहे हैं कि 2000 करोड़ की उसकी स्टेट है, तो वो हमने अपने कब्जे में लेनी चाहिए। जो कि लॉ उसमें आते हैं बीच में, वो उसको साफ करके हमने उसके कब्जे पे, संपत्ति पे कब्जा करना चाहिए। अब उसके बारे में है, अगर वो कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है, दुबई में जाता है, सऊदी में जाता है, तो उसके बारे में हमने खबर रख के बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ये आदमी फलानी जगह है। इसके बारे में दूसरा एक विचार करने लायक है जी, यह है कि उस दाऊद का अभी इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहे हैं क्योंकि वो उनका वो फायदेमंद है। अगर कहीं उसका हो जाएगा कि वो उसका फायदेमंद नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ इस्लामाबाद से डॉन न्यूज के पत्रकार इफ्तिकार शिराजी साहब भी जुड़े। शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, डिनायल मोड में क्यों रहता है पाकिस्तान? वो चाहे फिर मुशर्रफ हो, वो चाहे फिर रहमान मलिक हो, नवाज शरीफ हो, यानी वो पाकिस्तान में है, कराची में उसका ठिकाना पता चलता है, किस तरह से वो बंगलोज में वहां रह रहा है, उसके बंगले कहाँ कहाँ हैं, वो किस तरह की कारों में घूमता है, लेकिन स्टेट सिक्योरिटी भी बाकायदा उसको मिली है, आईएसआई की सरपरस्ती में वो आराम से रह रहा है वहां। डिनायल मोड में क्यों रहता है पाकिस्तान? देखें, एक तो जो बड़ी हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, बड़े पोरस बॉर्डर्स हैं। यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जब होती है, क्रॉस बॉर्डर जब मूवमेंट होती है, तो इसको कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये एक बड़ी हकीकत, इसको मानना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं है, टोटल उनकी सर्विलेंस नहीं है। तो एक तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन उससे बढ़ के मैं ये कहूंगा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, क्योंकि उसामा के बारे में भी हमेशा जब भी सवाल उठाया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, जब भी अमेरिका की तरफ से सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके में है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पे मूव कर रहा है, तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि हमें को स्ट्रॉन्ग एविडेंस दी जाए, हमें बताया जाए कि कहाँ पे है, ताकि हम एक्ट करें। तो मेरे ख्याल में दाऊद इब्राहिम के मामले पे भी यही कहा जाएगा कि अगर किसी के पास वो इंडिया है या इंडिया से हट के किसी और मुल्क के पास तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जहां से पता चले कि इब्राहिम दाऊद कराची में बैठे हैं, फ्रीली मूव करते हैं, वो किसके प्रोटेक्शन में है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत जो बहरहाल उसका एक एपरेंट एक स्टांस है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, वो ऐसे किसी भी एलिमेंट को ना तो सपोर्ट करती है, ना उन्हें प्रोटेक्ट करती है कि जो किसी और स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हों। तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जी के पास अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगी, उस एविडेंस को छुपाया जाएगा।
इंडिया के अंदर मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, मीडिया चीजों को बड़ा खुल के बयान करता है। तो मेरा ख्याल में पहले मरने में तो इंडिया की सरकार को चाहिए कि तो अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो इंडिया के मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि इंडिया का मीडिया इस मामले को उठाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सरकार पे भी एक प्रेशर आना चाहिए कि अगर इंडिया कह रहा है कि एक शख्स के जो इंडिया के अंदर अमन और अमान को खराब करता है वो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और पाकिस्तान में उसको सेफ हेवन प्रोवाइड की गई है, तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ सरकार जो है वो पैसा नहीं करेगी कि जिसके नतीजे में बिल्कुल जो बात इफ्तिकार शिराजी कह रहे हैं जनरल हून जो बात इफ्तिकार शिराजी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? उनका ये कहना था कि यदि कोई इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो देखा गया है, जो वीडियोस आए हैं जहां ISI के साथ उसको बातचीत करते हुए देखा गया है, वो प्रमाण के तौर पर भारत सरकार को पाकिस्तान को देने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को हम क्यों अपना प्लान दें? ये बड़ी अजीब बात है जो मैं सुन रहा हूं कि अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। अरे जी, जिस दिन हमने पकड़ना है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, क्या मैं वो सबके साथ शेयर करूं? ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। वो उधर ही है, वो भाग रहा है। ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में पहले था वो, अब इस वक्त वो है, हमारे नजरों में है वो कि कहां है, किधर है। उसने क्या अपना फेस लिफ्ट करा लिया है या कोई और चेंज करा लिया है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी पता होगा। तो ये नहीं बोल सकते, ये गलत बात है कि कोई बोले कि जी 100 दिन में आपने पकड़ा नहीं। अरे 100 दिन में नहीं पकड़ा तो 110 दिन में पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे हम जरूर। और हम नहीं बताना चाहते कि वो कहां से कहां जा रहा है। हमें पता है कि ISI हेडक्वार्टर्स के पास इसका एक घर है, वो भी है, और कहां ये जाता है और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इसका अपना घर छोड़ के ये निकला हुआ है, फिर ये ISI हेडक्वार्टर में रहा है। इफ्तिकार शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब मुशर्रफ आए थे आगरा समिट के दौरान, उस वक्त भी बाकायदा ISI ने उसे रिलोकेट किया था, सिंगापुर उसको रिलोकेट कर दिया गया था, उसको सिंगापुर रिलोकेट कर दिया गया था, और जब वो वापस आए इस्लामाबाद तो फिर वो कराची आ गया। यानी बाकायदा ISI की सरपरस्ती उसे मिलती आई है। देखें, हम आपके क्लेम को जरूर लेंगे, हम उस क्लेम को जरूर अमल करेंगे जब उसके साथ एविडेंस भी होगी। बुनियादी चीज ये है कि अगर सारी बातें स्पेकुलेशंस में होंगी तो स्पेकुलेशंस पे तो ये भी कहा जा सकता है कि चाहे वो ISI हेडक्वार्टर में रहता हो, अब रहता अगर है और इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं मेरे ख्याल में करने में देर नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज तो सारी स्पेकुलेशन बुनियाद पे है। लेकिन बात जो पहले भी मेरे एक साथी जो कर रहे थे कि अगर फॉरवर्ड ऑपरेशन आप करते हैं या अमेरिका की तरफ की कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो फिर तो दोनों देशों के दरमियान एक जंग छिड़ सकती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया भी इसका मुतामिल नहीं हो सकता। बुनियादी तरीका यही होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए, अरे जी जंग की बात नहीं करो, जंग का क्या आप बात कर रहे हो? तो मेरे ख्याल में इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हुकूमत रही मुस्लिम लीग की, हमने देखा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सरकार के हवाले से एक एतमाद का रिश्ता मौजूद है, लिहाजा उस अच्छे रिलेशन को यूज करना चाहिए और बताना चाहिए खुल के इंडिया को कि अगर वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठा है ISI हेडक्वार्टर के करीब, अगर वो अफगानिस्तान में से पाकिस्तान आ रहा है या वो कराची में बैठ के कुछ कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ताखीर करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सारी की सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को सपोर्ट करेगी कि अगर अशोक कानी साहब जो बात इफ्तिकार शिराजी कह रहे हैं, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मदद मिलेगी इंडिया को। वो ये कह रहे हैं कि अगर जानकारी है भारत के पास उसके वेयरअबाउट्स के बारे में तो वो पाकिस्तान को बतानी चाहिए। जनरल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, जनरल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी अशोक कानी साहब, प्रूफ ये प्रूफ की बात जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमने उनको फोटोग्राफ दिए हैं जहां वो उनका बंगला रखा था, वहां रहते थे, उसका कोई फायदा हुआ नहीं। अगर वो छुपे छुपे वहां रहता तो बात अलग होती। यहाँ तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर वो रहता है, तो किसको हम एविडेंस देंगे? इंडिया के चैनल पे चलते हुए नजर आने चाहिए कि फोटोग्राफ्स वो चल रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर मूव कर रहा है। अगर पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं तो कम से कम इंडिया के मीडिया के ऊपर जरूर आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी करूंगा, मीडिया में फोटोग्राफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मीडिया में फोटोग्राफ आए थे, वीरपन्ना से लेके बहुत सारे लोगों के जिन्होंने स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया विद इन इंडिया। तो क्या पहले उन लोगों को आप पकड़ पाए कि जो विद इन इंडिया
इंडिया की अथॉरिटी को इफ्तिकार चैलेंज कर साहब, रहे हैं। इफ्तिकार तो साहब मेरे ख्याल प्रूफ में तो इस चीज के पहले भी हैं, आपको अपनी इफ्तिकार साहब प्रूफ पहले तो इस आपको चीज के अपनी भी जो हैं ability कि है, बाकायदा इंडिया जो के पार्लियामेंट्री अंदर इलेक्शन पड़ेगी, हुआ है तब आप पाकिस्तान में, outside the India उसमें कुछ वो कर पाएंगे। फंडिंग करता रहा है, फाइनेंस करता रहा है कैंडिडेट्स को। ये भी तो एक सच सामने आया है। इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं, तो सरकारों को तो ये पता है वो बाकायदा फंडिंग करता है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस मामले में आपको एविडेंस देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव है कि कोई बंदा अगर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, कोई बंदा जो एंटी डेमोक्रेसी, एंटी ह्यूमन राइट्स कुछ चीजें कर रहा है, तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी सेंसिटिव है कि इंडिया के केस को लेके अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्क मुल्क इंडिया का केस लड़ेंगे। आपने देखा कि कारगिल के ऊपर अगर कोई अनजस्टिफाइड चीज हुई थी तो इंडिया का केस लड़ने के लिए अमेरिका भी सबसे आगे था, बाकी भी थे। तो मेरा इंडिया ख्याल पे है कि आप आपको केस अपना करेंगे, केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के आप सामने पहले रखना अपने तो चाहिए। संभालो। वहां से अपने केस को क्या लड़ें, बोल रहे हैं? speculation किसके की लिए बुनियाद बोल पर रहे चीजें हैं? मैं करेंगे, जनरल हूं, आपके पास तो आऊंगा। अगर ये जनरल हूं, देखें आपके ना, पास आऊंगा। मोदी सरकार अगर हमारे साथ अपनी जयनारायण व्यास साहब जुड़ गए हैं, सुनो बीजेपी आप। नेता। activity लाना चाहती है इंडिया आप के ऐसे ही इलेक्शन के अंदर, बोलते जा रहे तो हैं। और बहुत सारी बातें मेरे ख्याल में। इफ्तिकार साहब, But इस तरह के इफ्तिकार साहब, political slogans हमने की आपकी जरिए बात आप सुन ली। लोगों इफ्तिकार को साहब, अपने हमने आपकी साथ बात सुन ली। छोड़ो, हमारे साथ बात जयनारायण सुनो व्यास साहब मेरी। जुड़ गए हैं। जनरल हूं, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ जयनारायण व्यास बीजेपी नेता वो जुड़ गए हैं। जयनारायण व्यास साहब, अभी चर्चा में आप थोड़ी देरी से आए, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल देश की 125 करोड़ की जो जनता है वो जानना चाहती है। चुनाव से पहले एक वादा किया गया था कि दाऊद को ला के रहेंगे हर हालत में। क्या लगता है कि दाऊद जो है उसको भारत ला पाएगी मोदी सरकार या भारत सरकार? देखिए, पहले तो एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। आपकी डिबेट शुरू होने के 5 मिनट पहले मैं यहां बैठा हुआ हूं और आपके वहां से ऑलराइट करके मेरा पैचिंग भी कर दिया गया है। थोड़ा तो मैं देरी से आया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। आपकी बात हमने सही ये नहीं कहा, नहीं, वो हमने ये नहीं कहा आपका जनरल प्रॉब्लम व्यास है। साहब। आपने जी कहा कि बिल्कुल मैं हमारा थोड़ा प्रॉब्लम देरी था। से आया हूं, मैं नहीं नहीं, डिबेट हमारा में देरी हमारा से प्रॉब्लम नहीं था, हमने पहुंचा। मान लिया, हमने मान लिया हमारा ये प्रॉब्लम छोटी था। सी बात थी, आप जी, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। बिल्कुल, चलिए, हमने बाकी की करेक्शन कर बात लिया। जो हो रही है जी। अभी तक मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूं और हून साहब को भी मैंने सुना और पाकिस्तान से जो हमारे इफ्तिकार शिराजी हैं, जी। दोस्त बात कर रहे हैं वो भी मैं सुन रहा, शिराजी साहब जो बात कर रहे हैं वो भी सुन रहा हूं। चलिए, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बातें कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है जो आप इस पे तय करके कि अब क्या 100 दिन हो गए लाएंगे नहीं लाएंगे। मगर मुझे 2 मुद्दे कहने हैं। एक तो शिराजी साहब की बात से मैं ताल्लुक इसलिए नहीं रखता और उनकी बात में सच्चाई इसीलिए नहीं है कि आप देखिए खुलेआम आप देखते होंगे हाफिज सईद किस तरह से घूम रहा है, हाफिज सईद किस तरह से अपने आप को टेररिस्ट कैंप वगैरह में लोकेट कर रहा है, किस तरह से वो कंडक्ट कर रहा है। अब इससे ये अगर आपको दाऊद के प्रूफ की बात कर रहे हैं तो ये तो पूरे दुनिया के सामने की बात है। क्या कर लिया आपने? आपकी नीयत ही सही नहीं है। दाऊद को आप एक बिल्कुल प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज कर रहे हो। वो आपके लिए यहाँ 26/11 भी करवा सकता है, वो आपके लिए और भी यहाँ धमाल और धमाकेबाजी करा सकता है। तो दाऊद को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों का कवर प्राप्त है और इसीलिए ये शिराजी साहब कम से कम ये ना कहें कि उनके संज्ञान में नहीं है दाऊद का। जयनारायण व्यास साहब, थोड़ी उम्मीदें इसलिए बनती हैं, जयनारायण व्यास साहब, उम्मीदें शायद इसलिए भी बनती हैं। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए आप। आपकी बनी है, हाँ बिल्कुल, उम्मीदें इसलिए बनती हैं क्योंकि कल जब राजनाथ सिंह साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वेट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस झलक रहा था, लग रहा था कि कुछ काम हो रहा है। तो कितनी उम्मीद रखी जाए कि दाऊद जो है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, वो आराम से पाकिस्तान में रह रहा है, कराची में रह रहा है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में भी पता चलता रहता है, तो उम्मीद बनती है थोड़ी। देखो, आपकी उम्मीद में काफी दम है। आपको शायद मालूम होगा, अभी जो चर्चाएं हो रही है, मीडिया में भी बात आई है और भी चर्चाएं हो रही है कि दाऊद ने अपने आप को रिलोकेट किया है। वो पहले हमारे बॉर्डर से करीब जो ये लोकेटेड था, अब वो अंदरूनी चला गया, अफगानिस्तान की बॉर्डर के करीब चला गया है। तो ये तो एक पहली सफलता की निशानी है हमारी जो भी एजेंसियां काम कर रही है उनके लिए, कि दाऊद को कम से कम इनका संज्ञान लेना पड़ा है कि अब कहीं से आपत्ति आने वाली है। तो ये बात मैं समझता हूं कि आने वाली अच्छी कल के लिए एक अच्छा संदेश है, अच्छी एक बात है कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है 100 दिन या 101 दिन इसमें कोई स्कोर नहीं होता, कमेंट्री नहीं होती। मुझे विश्वास है जल्द से जल्द
ये सरकार कहीं ना कहीं सफलता की ओर आगे बढ़ रही है और देश के लिए शुभ संदेश यही से सरकार से देश को मिलेगा। चलिए जयनारायण व्यास साहब, हमने आपकी बात सुन ली। हमारे साथ मीम अफजल साहब कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। जो बात जयनारायण व्यास साहब कह रहे हैं कि अगर उम्मीद बनती है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाएगा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं मीम अफजल साहब? क्योंकि सवाल वही जो 125 करोड़ जनता है आपकी सरकार से भी पूछती आई थी जब आपकी सरकार थी, कितना सख्त कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाए गए थे कि दाऊद इब्राहिम को लाया जाए भारत जल्द से जल्द। देखिए, आपने पहला सवाल ये पूछा कि आपको क्या इससे इत्तेफाक है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का कोई भी इंसान इस बात से इत्तेफाक करेगा, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनको वापस लाया जाए जी, और यहाँ ला करके उनके ऊपर जो भी मुकदमा है, जो भी उनके लिए सजा है, वो उनको दी जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे जयनारायण व्यास जी का कहना है, मैं थोड़ा लेट आया हूं, कहीं फंस गया, मैं पूरी बात सुन नहीं सका हूं। मुझको नहीं मालूम कि सरकार की क्या इन्फॉर्मेशन है इस सिलसिले में। बस मैंने इतना ही सुना कि जयनारायण जी कह रहे हैं कि हमें बहुत जल्द उम्मीद है और उनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि पहले वो बॉर्डर एरियाज में था, उसके बाद वो अंदर की तरफ कुछ वीडियोस भी मिले हैं, कुछ वीडियोस मिले हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। क्या कह सकता हूँ, ये सरकार में है और इनको ज्यादा पता होगा। हाँ, मीडिया की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स तो बहुत सारी पहले भी आती रही हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या आप दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, क्या आप वही करेंगे जो अमेरिका ने अलकायदा के चीफ के लिए के खिलाफ किया था और उसी तरह से कोशिश की थी, क्या ऐसा करेंगे? तो उन्होंने भी ये बात कही थी, मोदी जी ने भी, कि जब अमेरिका ने कोई कदम उठाया था तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, क्या उसको खबरों में कहीं ब्रॉडकास्ट किया गया था कि हम लाने वाले हैं? तो आज अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो मैं समझता हूं ये चीजें ऐसी नहीं है जिस पर कोई डिस्कशन किया जा सके। नहीं, जब आपकी सरकार थी तो क्या सख्ती दिखाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर? आई है, देखिए, वो आप हमारी सरकार की सख्ती का जो मामला है, हमने सब कुछ सख्ती की है, लेकिन किसी आदमी को बरामद करना और किसी आदमी को लेकर आना, वो भी ऐसे मुल्क से जिससे हमारे रिलेशन जो चल रहे हैं वो आपको पता है, वो कितना आसान काम नहीं है। मौजूदा सरकार अगर इस चैलेंज को ले रही है तो हम उनके साथ हैं। जनरल हूं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बात इफ्तिकार शिराजी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियो है, तो वो मीडिया में आए, इंडियन मीडिया में दिखाए जाए। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये सब बेहूदी बातें हैं। अगर हमने कुछ करना है तो हम पहले आपको बता दें। अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करना है या चीन ने करना है तो वो बोल दें हमें कि हम फलाने दिन आपके फलानी जगह पे आके आपको अटैक करेंगे। ये तो बेहूदी बात है। मैं आपको बता रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जो हालात हैं आज पाकिस्तान में, अब देखिए क्या है, नवाज शरीफ क्या है, वो आपका प्रधानमंत्री है? बिल्कुल नहीं। उधर आप देखिए क्या आपने दंगे किए हैं, देखो इमरान खान को, देखो जरारी को, आज आप देखिए कि अलकायदा का आ गया है कि हम मुस्लिम कंट्री सबको मुसलमान कर देंगे। क्या बेहूदी बातें करते हैं। आपको मालूम है कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? क्या बातें कर रहे हैं ये छोटे छोटे बैठे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? जनरल हून 30 सेकंड्स में आपका जवाब चाहेंगे, वक्त कम है। जनरल हून 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे हम। क्या लगता है आपको भारत लाया जा सके दाऊद इब्राहिम को, कैसे मुमकिन हो पाएगा? 30 सेकंड, समय कम है थोड़ा जनरल हून। वो तो पॉइंट इज दिस कि हम आपको बता दें कि कैसे ले आएंगे, कैसे ले आएंगे। हम नहीं बता रहे हैं, मैंने आपको हिंट दे दी है कि हमारे पास वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। अब कौन आ गया है? जरारी आ गया है कि जी हम अलकायदा का शुरू करेंगे, वी वांट इस्लामाइजेशन। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ी बिग डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द होल वर्ल्ड। और मैं आपको बता रहा हूं आज कि हमारे पास हमारे जो ब्रदर्स हैं, मुसलमान हैं, सेकंड लार्जेस्ट वी आर गॉट हियर। क्या बात आप करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक 47 का और हो जाए? करो,
आप आगे बढ़ो, देखो हम क्या करते हैं। चलिए जनरल हून, क्या आपने ये समय बेहूदी निकाला बातें हमारी करते चर्चा में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अशोक कानिक साहब, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े, जयनानंद व्यास साहब आपका, मीम अफजल साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे साथ इफ्तिकार शिराजी साहब इस्लामाबाद से जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या भारत कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ सकेगा। इस सवाल पर हमें 65% लोगों ने हां में जवाब भेजा, जबकि 35% लोगों ने ना में जवाब भेजा। तो ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।